Hello everyone, my name is Ajmeruddin and this is flowchart question of November 2018 exam paper of Information Technology and Strategic Management. Some of the students asked me that how to solve the flowchart question, and here's the video for you. I think you might felt this question was a tough, and of course in first instance when you see it seems a little bit confusing, but I believe that based on certain assumptions you could able to solve it very easily. तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन में शायद कुछ बात जो मिसिंग है उसे मुझे एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्विक बैकग्राउंड बता देता हूँ फ्लो चार्ट्स का क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे ओवल शेप्स यानी आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स होते हैं। ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है इनका, बट येस ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद ये आपकी आ रही है अगली इनपुट टेबल। यहाँ पे आपको बता रखा है कि किस वेरिएबल की क्या वैल्यू है इनपुट देते टाइम। उसके बाद इनपुट देने के बाद हमने उसको कुछ और क्राइटेरियाज में उसको हमने प्रोसेस किया। तो नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है वो आपका प्रोसेस है। आपने वेरिएबल्स को दोबारा प्रोसेस किया। आपने कहा कि देखो ऐसा है, s जो है वो z के वैल्यू के बराबर है, यानी z की वैल्यू जो इनपुट डेटा में आ रही है अब s की नई वैल्यू जो है z की वैल्यू के बराबर है। सिमिलरली z की जो नई वैल्यू है वो इनपुट के y के वैल्यू के बराबर है। तो इनपुट में y की वैल्यू 20 थी, तो अब z की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू जो है इनपुट में 10x की वैल्यू थी, तो अब हमारी नई y की वैल्यू भी x है। सिमिलरली x की वैल्यू जो है वो इनपुट में जो s की वैल्यू थी वो अब हमारी x की वैल्यू होगी। तो ये हमने डेटा को प्रोसेस करा। प्रोसेस करने के बाद हमारा i जो होता है, i इज़ अ इंडिकेशन ऑफ काउंट्स। तो नंबर ऑफ काउंट्स हमने देखने हैं। सबसे पहले जब हमने i को 0 बोला, इसका मतलब हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इससे पहले कोई प्रोसेसिंग नहीं करी, हम फर्स्ट टाइम ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं और मतलब फ्रॉम द ज़ीरो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी वो i अगर हमारा 1 आता है, अगर हमारे ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है तो हमारा डिसीजन होगा कि आप जो नए आउटपुट है उसको प्रिंट कर दो। अगर हमारा ये डिसीजन टेबल में पता चलता है कि i की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, नई वैल्यू 1 नहीं आ रही है, तो हम वापस लूप में जाएंगे और ये जो हमारे इस सेकंड प्रोसेस से जो हमारा वेरिएबल्स की वैल्यू निकली है ये अब ये जो हमारा आउटपुट था अब नए प्रोसेस के लिए हम क्योंकि दोबारा आ रहे हैं प्रोसेस में, तो पिछला इनपुट हमारे लिए रिडंडेंट है, हमारे लिए बेकार है। हमारा ये नया आउटपुट जो है दोबारा से इनपुट बन जाएगा। हम दोबारा इन सब चीज़ों को दोबारा जो है नए प्रोसेस में डालेंगे, नई वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा काउंट जो है वो उतने के बराबर आ रहा है कि नहीं गिवन इंस्टेंस के। अगर बराबर आ रहा है तो हम उस आउटपुट को प्रिंट करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो उस आउटपुट को हम दोबारा प्रोसेस में डाल देंगे और नया आउटपुट हमारे लिए बन जाएगा इनपुट। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा क्राइटेरिया सारे फुलफ़िल नहीं हो जाते, और जब फुलफ़िल हो जाएंगे तो हमारे को आउटपुट को प्रिंट करना है। तो सबसे पहला पार्ट था इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट का आउटपुट क्या है। तो मैंने इसको एक शेप में बना दिया है। दोबारा से विजियो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी मदद से मैंने एक अगेन शेप में बनाया, बट दिस इज़ वेरी सेम। तो बस आपको बताने के लिए ताकि एक सेम दिख जाए। तो स्टार्ट किया, x और y z और s और i की वैल्यूज़ हमें दे रखी है। मैंने यहाँ पे ये अजम्पशन पहले रखी है कि x, y, z और s चारों मेरे वेरिएबल्स है। वैसे जनरली देखा जाए तो s जो होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं सम से, यानी कि हमारे जो सम है वो भी 0 है और काउंट है वो भी 0 है, ऐसा करके हम मानते हैं। बट यहाँ पे s को भी वेरिएबल की वैल्यू के बराबर रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको माना है कि ये s भी वेरिएबल है एक हमारा। तो यहाँ पे अगर हम पहले इसमें देखें तो अब हमें जब ये इनपुट हमारा आया x = 10, y 20, z 30, तो अब हमने इस इनपुट को यूज़ करके नए वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल s की वैल्यू अब हो जाएगी z के बराबर, इनपुट के z के बराबर। तो s हमारा इनपुट में z हमारा क्या था 30, तो s हमारा क्या हो जाएगा 30। उसके बाद z की वैल्यू निकाल ली हमने इनपुट के y की वैल्यू के बराबर, तो z हमारा हो जाएगा 20। सिमिलरली y जो है वो हमारे इनपुट के x की वैल्यू के बराबर होगा, तो y हमारा नया वाला y हो जाएगा x के बराबर जो हमारे इनपुट में था। तो क्या था इनपुट में 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। उसके बाद बात करते हैं x की वैल्यू जो होगी वो हमारे इनपुट के s के वैल्यू के बराबर होगी। तो s की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू नई वैल्यू भी 0 आ जाएगी।
अब हमारे नंबर ऑफ काउंट्स जो हमने स्टार्ट किया था वो 0 से स्टार्ट किया था, तो i इक्वल्स टू 0 + 1 हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, हम आ जाएंगे डिसीजन टेबल में। क्या हमारा i इक्वल्स टू 1 आ रहा है? यस, हमारा आ रहा है, तो इसलिए हम आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। हमारा आउटपुट क्या है? x इक्वल्स टू 0। हम प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ होती है उसे हम आउटपुट कहते हैं, और आउटपुट को ही प्रिंट किया जाता है, इनपुट को प्रिंट नहीं किया जाता है। इनपुट तो हमारे पास ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने इनपुट को प्रिंट ही करना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट को प्रिंट करते हैं, हम इसे प्रोसेस नहीं करते। तो मेरी सेकंड एजम्पशन ये थी, फर्स्ट एजम्पशन मेरी ये थी कि x, y, z और s सारे वेरिएबल्स हैं, और सेकंड एजम्पशन मेरी ये है कि हम आउटपुट को प्रिंट करेंगे जो प्रोसेस होने के बाद आया है, इनपुट को प्रिंट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन ये हो सकती है, प्रिंट XYZ, तो कौन सा XYZ? प्रोसेस के बाद वाला XYZ या प्रोसेस के पहले वाला जो इनपुट में हमने XYZ डाला था वो? तो यहाँ पे मेरी एजम्पशन है कि आउटपुट जो हमारे प्रोसेस होने के बाद आया है XYZ, उसको प्रिंट करना है। अगर आपने ये एजम्पशन लेके सॉल्व किया कि हमने जो इनपुट में डाला है उसको प्रिंट करना है, तो आपने ये एजम्पशन मेरे ख्याल से लिखी होनी चाहिए पेपर में। और बट मेरे हिसाब से प्रोसेस के बाद जो चीज़ आती है उसको प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया x इक्वल्स टू नई वैल्यू 0, y इक्वल्स टू 10, z इक्वल्स टू 20। ये मेरा प्रिंट हो गया और ये स्टॉप हो गया, तो मेरा आउटपुट आ गया 0, 10, 20। यहाँ तक की कहानी तो आसान थी, इसमें आपको ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं आई होगी, अगर नॉर्मल लॉजिक लगाया भी होगा। उसके बाद बी पार्ट जो था इसका, वो था कि इन स्टेप बी पुट i इक्वल्स टू 3, यानी स्टेप बी, यानी इसकी बात कर रहा है। इसमें जो है i इक्वल्स टू 3 रखना है, यानी कि हमें कितनी बार नंबर ऑफ काउंट्स करने हैं? 3 बार, 3 बार हमने करना है। अगर हम तीसरी बार में पहुंच गए तब हमारा जो नया आउटपुट है उसे प्रिंट करेंगे। अगर तीसरी बार तक नहीं पहुंचे तो हम दोबारा से प्रोसेस में जाएंगे, ये इसका मतलब है। तो हम इसको करते हैं, मैं इसको दोबारा से एक चार्ट बना देता हूँ। ये मेरा एक चार्ट है, इसमें मैंने कर दिया यहाँ पे, ये देखो नया वाला मैंने चार्ट बना दिया, इसमें कर दिया मैंने i इक्वल्स टू 3, और मेरा बाकी सब डेटा का टेबल वही है। बट अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एक एक करके फ्लो चार्ट में वैल्यूज़ रखता जाऊँ। और जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसी की बात करता हूँ, तो पहले वाला तो हमारा सिमिलर था, जो पिछली बार वाला स्टेप है वही था। बट यहाँ पे i इक्वल्स टू 3 है, और हमारा प्रोसेस होने के बाद i इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो प्रोसेस होने के बाद i इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो हमारा मतलब ये डिसीजन फुलफ़िल नहीं हुआ। तो हम दोबारा इस आउटपुट को हम दोबारा एज एन इनपुट ले लेंगे, यानी x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 10, z इक्वल्स टू 20, s इक्वल्स टू 30। ये हमारे अगले वाले प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा, अगले वाले प्रोसेस के लिए। और इसी डेटा को हम रीप्रोसेस करेंगे जब, तो s इक्वल्स टू z यानी नया वाला जो मेरा s है वो हमारे प्रीवियस इनपुट का z होगा, यानी 20, z इक्वल्स टू जो प्रीवियस का y है यानी 10, y इक्वल्स जो प्रीवियस का x है इक्वल्स टू 0, और x जो है प्रीवियस जो हमारे इनपुट है उसका वैल्यू यानी 30। इसको दोबारा हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 + 1, यानी कि सेकेंड टाइम हम कर रहे थे, हमारा जो ये i था इस बार 1 था, और अब हमारा आ जाएगा ये 2। तो ये हमारा अभी भी डिसीजन फुलफ़िल नहीं हुआ, तो हम इस डेटा को दोबारा से प्रोसेस करेंगे। सिमिलरली जो मेरा ये वाला आउटपुट है, ये नया वाला मेरा इनपुट बन जाएगा यहाँ पे पहले वाले ऊपर में, और इसी को मैं प्रोसेस करूँगा अगले में। और अब हमारा आ जाएगा i इक्वल्स टू 2 + 1, यानी हमने तीसरी बार क्योंकि किया है और हमारा डिसीजन फुलफ़िल हो गया है, तो यस, तो हम प्रिंट कर देंगे जो मेरे नए वाले आउटपुट है x 20, y 30, z 0, ये हम प्रिंट कर देंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई एग्ज़ाम में कैसे करना था, वो ये था कि आप एक टेबल बना लेते ऐसी, जहाँ पे आप लिखते फर्स्ट हेडर में सारे वेरिएबल्स i, x, y, z और s, और एक कॉलम आपका आउटपुट का। जो हमारा इनिशियल था वो था x 10, y 20, z 30, s 0। अब s जो है फर्स्ट टाइम में जब हम कर रहे थे, जो हमारी पहली ओरिजिनल थी डेटा की, तो s हमारा z के वैल्यू के बराबर था यानी 30 हो गया, z हमारा 20 प्रीवियस y के बराबर था यानी 20, y हमारा प्रीवियस x के बराबर था यानी 10, और x हमारा प्रीवियस s के बराबर था यानी कि 0। जो फर्स्ट टाइम हमने i किया तो ये हमने डेटा के लगाया, और हमारा इफ़ i इक्वल्स टू 1 फुलफ़िल हो गया था, तो हमने इस डेटा को 0, 10, 20 को प्रिंट कर दिया। जब हमें बताया गया कि i इक्वल्स टू 3 है, तो सिमिलरली मैंने सेकेंड टाइम वाले में भी प्रीवियस s का डेटा प्रीवियस ले लिया, y का z का डेटा देखो प्रीवियस ले लिया, प्रीवियस y के,
y का डेटा x के बराबर ले लिया और x का डेटा s के बराबर ले लिया, बट यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो इसलिए मैं जो है इस डेटा को 3010 यानी ये जो मेरा नया वाला आया 3010 इसको मैं प्रिंट नहीं करूँगा। जब मेरा तीसरी बार में आएगा तब भी मैं सिमिलर यही करूँगा। मेरे s की वैल्यू होगी z के बराबर, जो मेरी पिछली बार के आउटपुट था उसके बराबर, फिर z की वैल्यू भी होगी y जो मेरा पिछली बार का आउटपुट था उसके बराबर, और y की वैल्यू होगी x के बराबर, और x की वैल्यू होगी s के बराबर। तो ये मेरा आ गया थर्ड नंबर पे। कंडीशन फुलफिल होगी तो इसको मैं कर दूंगा प्रिंट 20, 30 और 10। इस टेबल से भी 20, 30 और 10 आ रहा है, और जब मैंने इसको डिसीजन टेबल में डाला था, तब फ्लो चार्ट में डाला था, तब भी मेरा 20, 30 और 10 ही आ रहा था। तो ऐसे ही अब मैंने सी पार्ट को भी सॉल्व करना है। सी पार्ट में लिखा है इन स्टेप बी अगर पुट i इक्वल्स टू 6 है तो i इक्वल्स टू 6 तक मैं इसको बना दूंगा, और ये मेरा 30, 0, 10 जो आउटपुट हो जाएगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। अब बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट में बोल रहा है कि ओरिजिनल जो i इक्वल्स टू 0 है इसकी जगह रख दो i इक्वल्स टू 10, यानी काउंट ही आप फर्स्ट से करो। अगर मैं फर्स्ट से ही काउंट को करूँगा और मेरा अगले प्रोसेस में अगर अगले प्रोसेस में आ रहा है i इक्वल्स टू 1 + 1 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर i इक्वल्स टू 2 जब आ जाएगा मेरा आंसर, तो ये मेरा डिसीजन फुलफ़िल नहीं होगा, और फुलफ़िल नहीं होगा तो मैं इस आउटपुट को, जो मेरा नया वाला आउटपुट है, उसको अभी प्रिंट नहीं करूँगा तो वापस मैं डेटा के लूप में चला जाऊँगा, और फिर मेरा आई हो जाएगा नया वाला 2, और अगली बार जब मैं इस दोबारा से प्रोसेसिंग में आऊँगा तो इस बार मेरा आई हो जाएगा 3। फिर ये मेरा डिसीजन फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, और इसी तरह से मैं पूरी तरह लूप में चलता रहूँगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ इन्फिनिटी टाइम, ज़िंदगी भर मैं ये प्रोसेस करता रहूँगा, बट मेरा आउटपुट कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आउटपुट आपने यहाँ पे ये लिखना है आंसर कि द डेटा इफ़ वी रिप्लेस i इक्वल्स टू 1 फ्रॉम i इक्वल्स टू 0, then the data will never get printed and it will process in the loop for infinity number of times. Thank you very much. Or I hope that you understood the flowchart of this question. If still you have different criteria of doing the same question, अगर आपको लगता है नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी और तरीके से होना चाहिए, kindly share your answer with me. I will always love to see and read your comments on this. And आपका नया, अगर आपका कोई और तरीका है मुझे बताओ आपका क्या तरीका है, we will check, and अगर वो तरीका ज़्यादा appropriate है तो I will incorporate changes in my new video. Thank you.